हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो में जो टॉपिक करेंगे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी को अकाउंटिंग के बारे में समझाते हो कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे शेयर्स को इशू करना है, जो एसेट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएगी, तो इन सबको बताया कैसे जाता है। कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे, कोई ना कोई तो पॉलिसीज पहले बनी होंगी जिनके बेसिस पर इन सब के बारे में सेम बातें ही बताई जाती हैं, है ना। तो वो जो पॉलिसीज बनी हैं, वो जो रूल्स बनाए गए हैं, उन्हें ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, जिनको काफ़ी टाइम से फॉलो किया जा रहा है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की। क्यों? ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है, उनकी ट्रीटमेंट करनी है, उसके बारे में बताता है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? क्यों हम वो रूल्स और पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं? क्यों हम अपने तरीके से बना नहीं सकते अपने अकाउंट्स? क्यों? क्योंकि हमें अगर जब कंपैरिजन करना है, जैसे अगर कंपनी एक साल की कंपैरिजन पिछले साल से कर रही है, तो कैसे करेगी वो? अगर वो सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रही है तभी तो कंपेयर कर पाएगी, जिसको इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहा जाता है। जैसे इस साल की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की आई है, उसको जब कंपेयर करना है पिछले साल से, तो जो भी उन्होंने डेप्रिसिएशन के मेथड यूज़ करे थे, जो उन्होंने इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करने का मेथड यूज़ किया था, अगर वो दोनों ही सालों में सेम होगा तभी तो वो कंपेयर कर पाएंगी। अगर वो हर साल में अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रही हैं तो कंपैरिजन का फ़ायदा ही क्या? कैसे पता चलेगा कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन में है या नहीं, है ना। सिमिलरली अगर टू डिफरेंट फर्म्स भी कंपेयर कर रही हैं आपस में एक दूसरे को, तो वो भी उनके मेथड्स, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो सेम होने चाहिए, तभी कंपेयर किया जा सकता है, तभी पता चलेगा कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है और कौन सी नहीं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको देखो एग्जाम्पल बना हुआ है, दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और बी। जो कंपनी ए है वो अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर रही है, जबकि जो बी है वो मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड कर रही है। अब दोनों का अलग अलग बनाने का अलग अलग ट्रीटमेंट अलग है, और उनका जो पोजीशन निकल के आएगी, जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सामने आएगी, वो भी डिफरेंट होगी। अब इन्वेस्टर सोच रहा है कि मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट करूं या बी में करूं, तो कैसे वो कंपैरिजन कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है कंपैरिजन करना, क्योंकि दोनों अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। तो यही कारण है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी दो कंपनीज को कंपेयर किया जा सकता है, या फिर कंपनी आपस में ही अपने ईयरली बेसिस पर फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर पाएगी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी 3 टाइप्स के आ जाते हैं। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनके बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए, AS1, AS2, है ना, ये वाले। एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको इंड AS कहा जाता है, और जो तीसरे नंबर पे आते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अभी 3 तरीके के स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं। इंडिया कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है? देखो, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंडिया फॉलो करता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से लिए गए हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। यानी कि जो अमेरिका में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कंपनीज में, वही यूज़ किए जा रहे हैं इंडिया में अभी तक। लेकिन बाद में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी सामने आया, जहां पर 2016-17 में अब जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हैं वहां पर इसको अप्लाई किया जा रहा है। हर जगह यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। जो बड़ी बड़ी
कंपनीज हैं जिनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, 500 करोड़ से भी ज़्यादा है, चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अब अलग अलग आ रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, लेकिन ये अभी छोटी कंपनीज के लिए या नॉर्मल जो कंपनीज हैं वहाँ पर इंड एएस को यूज़ नहीं किया जा रहा। जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनको ही यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इंड एएस। अब ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये वहाँ पर यूज़ होती हैं जहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ नहीं होते, यानी कि वो कंपनीज इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रही हैं, वो ये गैप वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रही। इसके अलावा जो बाकी की कंपनीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बात करें वहाँ पर, तो वहाँ पर यूज़ होती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको किसने बनाया है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। तो ये 3 तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सामने आते हैं। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी कंपनीज फॉलो कर रही हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज यूज़ कर रही हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया इंडिया में, कौन लेके आया? सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन इंडिया का कौन सा है? अकाउंटिंग की बात करें तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कैसे? पहले उन्होंने फ्रेम करा एक बोर्ड ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 में, जहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी तक US में यूज़ किए जा रहे थे, उन्हीं को ही लेकर बनाए गए, वही यूज़ किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस आए, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए, कुछ रिवाइज करा और कुछ चीज़ें उसमें से निकाली भी गई जो इंडिया में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विड्रॉ भी किए गए। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनसे भी हमने कुछ लिया। क्या लिया? उनके जो भी लॉज, कस्टम, यूसेजेस थे, उनकी कन्वर्जेंस के साथ हमने इनको पूरा का पूरा ऑप्ट नहीं करा, हमने कुछ इनकी कन्वर्जेंस ली, कुछ इनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने ली। वैसे ही जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए लिया था इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ऐसे ही हमने IFRS से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली, और वो IFR से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ली। उन दोनों को मर्ज करके क्या बन गया? इंड AS। याद रहे, यहाँ पर कभी भी अडॉप्ट वर्ड नहीं आएगा। हमने यहाँ से सिमिलरली उठा के सेम की सेम चीज़ नहीं ले ली, हमने इनमें से कुछ चीज़ें ली हैं जिनमें हमने चेंजेस भी करे हैं इंडिया के कंपनीज़ के अकॉर्डिंग। जो फॉलो करने हैं वो फॉलो करेंगे, जो हमको विड्रॉ करने हैं वो हमने विड्रॉ भी किए हैं। अब हमने ये बात करी थी कि जो इंड AS है ये मेनली जो बिग कंपनीज़ हैं वहीं पर ही एप्लीकेबल होते हैं। वो जो 500 करोड़ INR यानी कि इंडियन रुपी से इतना हो 500 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा हो नेटवर्थ। इसके साथ साथ फिर से कुछ और चेंजेस आए कि अब लिस्टेड कंपनीज अलग कर दी, अनलिस्टेड कंपनीज अलग कर दी। जो लिस्टेड कंपनी हैं और अनलिस्टेड कंपनी है उनमें 250 करोड़ का कुछ डिफरेंस करके वहाँ पर भी अब इंड AS को अप्लाई कर दिया। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए, बस ये याद रखना कि इंड AS भी है, और ये कहाँ से लिए गए? दोनों की कॉम्बिनेशन से हमने लिया। कुछ पार्ट हमने IFRS का लिया, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिया, और फिर इंड AS बन के तैयार हुआ, जो अभी बिग कंपनीज यूज़ कर रही हैं। नॉर्मल कंपनीज में ये अभी नहीं यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो नॉर्मल कंपनीज, जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ और नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ दोनों ही फॉलो करती हैं। अब किस तरीके से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं? सबसे पहले बात करें नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़। ठीक है, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ में भी किस तरीके से अप्लाई होगा, इसके भी कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, लेवल 1, 2, 3, 4। लेवल 1 के अंदर आती हैं लार्ज, लेवल 2 में मीडियम,
लेवल 3 में स्मॉल और लेवल 4 में माइक्रो। जो लार्ज साइज़ की एंटिटीज़ हैं, समझो ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, ये कंपनीज़ नहीं हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो लार्ज साइज़ की एंटिटीज़ हैं वहाँ पे पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वैसे ही फॉलो किए जाते हैं जैसे वो बने हुए हैं, सारे के सारे उनको फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन जो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो लेवल की एंटिटीज़ हैं वहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस दी हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन दी है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है AS3 जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है, वो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। फिर कॉरपोरेट एंटिटीज़ की बात करें, अब वो कंपनीज़ जो इनको फॉलो करती हैं। अब यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। अब ये क्या है? अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो हर एक कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन अगेन जो स्मॉल और मीडियम साइज़ की कंपनीज़ हैं वहाँ पर फिर से उनको कुछ रिलैक्सेशन दी जाएंगी, उनको कुछ एग्जाम्पशंस दी जाएंगी, उनको सारे फॉलो नहीं करना। उनके नेटवर्थ के ऊपर बेस्ड होगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना। इसके अलावा इंड AS की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। ये वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ यूज़ करेंगी जो बहुत ही बिग हैं, जिनका नेटवर्थ ज़्यादा है। अब ये कौन फॉलो करता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। ये हैं कि इसको और इसको छोड़ के बाकी जो कंपनीज बची जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करती, वो ये फॉलो करेंगी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पर उनको अपने अकाउंट्स बनाने होंगे, ठीक है। अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ नहीं कर रही तो वो ये वाला रूल्स फॉलो करेंगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015, ठीक है ना। तो ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या किसे बोलते हैं? कौन से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमने पढ़े थे? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इंड AS और एक IFRS। और 4th नंबर पे आप ये भी कर सकते हो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2015। जो ये वाले फॉलो नहीं करती वो ये वाला फॉलो करेंगी। इसके अलावा किस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया गया और किस तरीके से ये एप्लीकेबल होती हैं कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कितने, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है इनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। वैसे अगर हम काउंटिंग में देखें तो काउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो फॉलो किए जाते हैं कंपनी द्वारा वो 27 हैं। वैसे नंबरिंग में 29 है, जो फॉलो किए जाते हैं वो 27, क्योंकि उसमें से कुछ हमने विड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नंबरिंग जो 1 2 3 दे रखी है, इसके साथ हमें इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नंबरिंग को भी याद करना है, क्योंकि अब क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एप्लीकेबल है तो इंडिया का कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा? 3, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों को ही यहाँ पे लिखा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और यहाँ पर इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका नेम लिखा हुआ है और उनकी डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो की जा रही हैं उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पूरी फाइल को रीड करेगा कि आपने कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यूज़ किया है, और ये इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये रिवाइज हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस करके फिर आया है ये कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जहाँ पर जब हम इन्वेंट्री को कंसिडर करते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट को निकाला जाता है तो क्या मेथड यूज़ किया है, किस प्रोसेस से इसको निकाला है, मार्केट प्राइस से निकाला है या फिर हमने कॉस्ट प्राइस से निकाला है, रिटर्न डाउन वैल्यू से निकाला है, तो ये सब कुछ चेक किया जाता है। इंडिया का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी, कौन सी पॉलिसीज़ को यूज़ करना है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, सारी एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया जाएगा।
और इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 3 ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये भी रिवाइज हुआ। इसमें क्या है, जो भी कंटिजेंसी और इवेंट्स बैलेंस शीट बनाने के बाद होती हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा जब आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तब। ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो बताता है कि जो भी नेट प्रॉफिट और लॉस उस पीरियड का है और उस पीरियड से पहले जितने भी आइटम्स आपने रिकॉर्ड करे हैं वो, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में वो, इन सब के बारे में प्रॉपर स्टैंडर्ड कौन से आपने अप्लाई किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और इंडिया का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 तक इंडिया के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही सेम चल रहे हैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 तक याद करने का की पॉइंट्स, हम इसको याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं इसको किस तरीके से लर्न करना है। अगर आप इसको एक की पॉइंट से लर्न करना चाहते हैं तो 5 के ग्रुप में लर्न कर सकते हो। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर के बारे में बता रहा है कि आपको क्या पॉलिसीज़, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। 2 इन्वेंट्रीज, आप इसको एक स्टोरी की तरह भी कर सकते हो कि डिस्क्लोज करना है किसे, इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री में क्या, कैश को, और साथ में उनके जो भी कंटिजेंसीज हैं वो, क्यों, ताकि हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता चल सके। तो इस तरीके से आप एक एक वर्ड, जो भी की वर्ड है उसको लेकर आप एक स्टोरी या एक्रोनिम की तरह उसको लर्न कर सकते हो। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 तक। आगे करते हैं, अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो कि अब इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि इसको विड्रॉ कर लिया, तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बाय चांस आ जाता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है जिसको विड्रॉ कर लिया, तो बस आपको पता होना चाहिए कि वो डेप्रिसिएशन का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो बताता है अकाउंटिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उसकी पेमेंट करोगे या फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे करोगे, तो इसके बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था, वो भी क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब इंडिया में ये फॉलो नहीं किया जाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कि जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हो, उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, किस तरीके से आप डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो, प्रीपेड वाली ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो इन सब के बारे में जो चीज़ बताएगा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। और इंडिया की बात करें तो वो 18 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो बताता है प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के बारे में, जो कि फिक्स्ड एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन इसमें सारे फिक्स्ड एसेट नहीं दिखाए जाते, 3 ही दिखाए जाते हैं, वो है PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो कि रिवाइज हुआ, ये बताता है कि द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर हम फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो किस तरीके से उसका जब एक्सचेंज रेट है उसमें डिफरेंस आता है, चेंजेस होते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इस चीज़ के बारे में बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो बताता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, जो गवर्नमेंट दे रही हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक, कोई ड्यूटी लगाई थी अब उसको विड्रॉ कर लिया, कैश इंसेंटिव्स दे रही हैं, तो इस सब के बारे में ट्रीटमेंट की जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। तो इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 तक पहुंचने पर हमारे फिर से 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। और इसका कीवर्ड लेते हैं तो 7 कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू आ गया तो हम फिक्स्ड एसेट भी खरीदेंगे, अपनी जो हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है उसमें रखने के लिए क्या, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब
इसके साथ साथ हम फॉरेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यूज़ आ गए हैं और साथ में गवर्नमेंट ग्रांट्स आ गई हैं। तो आप किसी भी तरीके से किसी भी स्टडी फॉर्म में इसको लर्न कर सकते हो। आगे करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब वो इन्वेस्टमेंट किसी भी एंटरप्राइजेज में की जा रही है, ठीक है, आउटसाइड द बिजनेस, उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताता है। साइड बाय साइड जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमें उनको भी देखना होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो एमलगमेशन की अकाउंटिंग के बारे में बता रहा है। अगर 2 कंपनीज एमलगमेट हुई हैं, अब इसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट की जा रही है, रिजर्व्स की, गुडविल की, जो हमने जो कंसिडरेशन लिया है उसकी, उन सब की ट्रीटमेंट की जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जिसमें कुछ रिवीजन की गई है, रिवाइज किया है इसको, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के बारे में बताता है। अब एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के बारे का मतलब ये नहीं है कि उनको क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, नहीं, उनका जो शेयर बेस्ड बेनिफिट्स हैं, कितना शेयर मिलना चाहिए जब कोई एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो इस बेसिस पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बताता है बोरोइंग कॉस्ट। अगर बोरोइंग ली जा रही है कोई डेट्स में, कोई बॉन्ड्स में, तो उसमें किस तरीके से क्या कॉस्ट आएगी उस बोरोइंग की, उसके बारे में बताया जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बताता है सेगमेंट रिपोर्टिंग में। अगर कंपनी के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी भी सेगमेंट की जाती है कि प्रोडक्ट की अलग से अकाउंटिंग, सर्विसेज की अलग से, एंटरप्राइज की प्रोड्यूस अलग से। तो इस तरीके से हमारे आगे के फर्दर 5 कंप्लीट होते हैं। जो 13 है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बता रहा है। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ पर, एमलगमेशन, कोई 2 कंपनीज एमलगमेट हो रही थी तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब वहाँ पर एम्प्लॉय भी दिखे, कुछ एम्प्लॉय को हमने बेनिफिट भी देना है, क्योंकि हमारे पास कुछ नए एम्प्लॉय आए भी हैं और कुछ रिटायर भी हो रहे हैं, और उनको हम बेनिफिट देंगे। कुछ बोरोइंग्स ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमने बोरोइंग्स ले ली। बोरोइंग्स लेने के बाद हमने उसको सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। अब जो हमारे पास पैसे आए थे हमने उसको डिवाइड कर लिया सेगमेंट्स में, कि कितना हमने एम्प्लॉयज़ को देना है, कितना हमने कंपनी की प्रोडक्शन के लिए लगाना है, ऐसे। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो बताता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के बारे में। जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जा रहे हैं उनकी डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीसेस के बारे में बताता है। अगर हमने कुछ लीज पे लिया है या कंपनी ने कुछ लीज पे दिया है तो उसकी डिस्क्लोजर करना। अर्निंग पर शेयर, अब अर्निंग पर शेयर जो भी कैलकुलेट किया जाएगा पर यूनिट पर, जितने भी शेयर हैं वो यूनिफॉर्म स्केल पर होना चाहिए हर साल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। अब जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो सब्सिडरी या फिर पेरेंट कंपनी, दोनों की ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी मान के की जाएगी, दोनों को एक मान के किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी। अकाउंटिंग फॉर द टैक्सेस ऑन इनकम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और जो ट्रीटमेंट बताता है इनकम टैक्स की, ठीक है। अब ये जो 5 आते हैं वो कौन से हो गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बताता है कि हमारे पास कोई रिलेटेड पार्टी आई, ठीक है, उन्होंने हमको कुछ लीज पर दिया, लीज पर उन्होंने बिल्डिंग दे दी, उससे हमारी जो भी अर्निंग्स आई हैं, अर्निंग पर शेयर, वो उसकी हमने कंसोलिडेटेड बना ली उस रिलेटेड पार्टी की और कंपनी की साथ में। और फिर हमने, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा अर्निंग आ चुकी थी तो अब हमको उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टोरी आप अपने तरीके से अलग अलग बना सकते हो। अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 जो बताता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंटिंग। इन्वेस्टर्स के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अब जब कुछ ऑपरेशंस, कुछ एक्टिविटीज़ डिसकंटिन्यू की जा रही हैं, किस रीज़न से की जा रही है, क्या कारण है और किस प्रोसेस से की जाएगी,
उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होगा, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें जो भी कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं उसके अंदर। 25 बताता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो भी, अगर ये तो हमें पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जाती है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की जाती है, लेकिन अगर बीच में हमको रिपोर्टिंग देनी है इन्वेस्टर्स को या किसी को भी, तो उसके लिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाई जाती है, मेजरमेंट करने के लिए जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बताता है इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग के बारे में। अब जो भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, क्यों, ताकि जो भी हमने अकाउंटिंग इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग की है उनको यूज़ कर सके, किस लिए, सप्लाई और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज गुड्स, ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को उस इंटेंजिबल एसेट्स की यूज़ कर सके। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 बताता है इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। अब जो भी हमने जॉइंट वेंचर किया है उसकी क्या लायबिलिटीज़ थी वेंचर की, क्या एसेट्स से, क्या उनके इनकम एक्सपेंसेस, इन सब को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाएगा, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट की जाएगी, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 बताता है इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि जब हमने वो प्रोडक्ट सेल किए तो क्या अमाउंट हमको मिला उसको सेल करने पर, और एक्चुअली अब उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, क्या वो ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, यानी कि ये तो एसेट का लॉस हो गया, हमको तो लॉस हुआ क्योंकि हमने जो बेचा था उससे हमको कम पैसे मिले, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्ट का अब प्राइस है प्रेजेंट टाइम में वो तो ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कहा जाता है, इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कंटीजेंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताता है, जिसके लिए हमको प्रॉपर क्या बनाने पड़ेंगे, प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, लेकिन जो हमको लर्न करने हैं वो अकाउंटिंग 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि उसमें से 2 विड्रॉ कर लिए। अब बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी आप कीवर्ड्स को लेके एक स्टोरी फॉर्म में लर्न कर सकते हो। 23 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करी एसोसिएट के साथ, लेकिन एसोसिएट के साथ जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट करी तो हमको तो उनके काम सही नहीं लगा, हमने डिसकंटिन्यू कर दिया उनके ऑपरेशन। डिसकंटिन्यू करने के बाद उन्होंने कन्विंस करा कि आप इंटरिम मीटिंग लेकर आओ, हम बात तो करें। हमने इंटरिम लेके आए, मतलब मीटिंग करी हमने इंटरिम। वहाँ पर उन्होंने जब अपने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया कि हमारी तो गुडविल बहुत ही अच्छी है, तो हमने फिर से उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। पर जॉइंट वेंचर करते ही हमें पता चला कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हैं, यानी कि उनके तो जो इंटेंजिबल एसेट्स वो दिखा रहे थे वो तो लॉस में चल रहे हैं, और उनके साथ बहुत ही कंटिजेंसीज भी वो फेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने फिर से उनके साथ बंद कर दिए सारे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस तरीके से आप कैसे भी इन टॉपिक्स को लर्न कर सकते हो। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको एक ही जगह पर कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टॉपिक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो वीडियो है हेल्पफुल हो। थैंक यू।